हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी कि स्टील क्यों पढ़ना है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों पढ़ना है, क्या है। हमने ये भी पढ़ा था कि केवल किसी स्टील स्ट्रक्चर में केवल मेंबर के फोर्स अकेले से काम नहीं चलता, या मेंबर की स्टेबिलिटी, मेंबर कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट ऐसा आएगा जहां आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, जहां उसको बढ़ाने के लिए सेक्शन मुझे बढ़ाने पड़ेंगे सेक्शन को। क्योंकि एक मैंने बोला कि किसी भी स्ट्रक्चर की एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो 6 मीटर की लेंथ में आएगा, 13 मीटर की लेंथ में आएगा। बहुत बड़ा बना भी दिया तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, केयरिंग, उठाना, है ना, उसको कैरेज करना, ये सब आसान नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिट रहती है। जैसे 6 मीटर का सेक्शन मैक्सिमम आता है, रेलवे ट्रैक को छोड़ दो वो 13 मीटर का रहेगा सेक्शन। उसके अलावा बाकी जितने सेक्शन रहेंगे इन जनरल यूज करते हैं वो 20 फीट मतलब 6 मीटर तक का जनरली मिलता है। उसको फिर काट के छोटे टुकड़े में मिल जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो उसको बनाने का होगा वो इन जनरल बोल रहा हूँ ना। कई सेक्शनों की जरूरत पड़ेगी तो फिर सांचे बढ़ा लेंगे अगर नंबर ऑफ सेक्शन लग रहे होंगे। तो सेम कहानी है कि किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर का अगर हम बोले तो दो पार्ट रहेंगे। एक उसका मेंबर का खुद का सेल्फ मेंबर जो रहेगा, जैसा हमने पढ़ा था रोल्ड स्टील सेक्शन, और दूसरा रहेगा कनेक्शन। उनको आपस में कनेक्ट करना, अलग अलग सेक्शनों को कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को जरूरत पड़ेगी कि, और स्ट्रक्चर मतलब होल सोल, ये कनेक्शन फेल हुआ तो भी स्ट्रक्चर फेल कहलाएगा, मेंबर फेल हुआ मतलब रोल्ड स्टील सेक्शन फेल हुआ तो भी सेक्शन फेल कहलाएगा, या बिल्ट अप सेक्शन हुआ तो भी सेक्शन फेल कहलाएगा। तो ये चीज याद रखना, फेलियर भले वो मेंबर का हो, फेलियर भले वो कनेक्शन का हो, फेलियर मतलब फेलियर है। और जनरली मेंबर तो इतना सेल्फ स्ट्रेंथ रहता है, कनेक्शन में ही फेलियर की चांस ज्यादा रहती। कनेक्शन मतलब अब दो मेंबरों को जोड़ना। अब दो मेंबर को आप कैसे कैसे जोड़ सकते हैं उसकी मैं बात करूं अगर, तो स्टील के केस में STEEL स्टील के केस में दोनों मेंबरों को जोड़ने के लिए आप जनरली यूज करते थे पुराने टाइम में रिवेटेड कनेक्शन, है ना। उसके बाद फिर यूज करते थे आप वेल्डिंग, तो वेल्डेड कनेक्शन। और आजकल इन जनरल यूज होता है बोल्ट, नट बोल्ट जो आपका होता है वो बोल्टेड कनेक्शन। तो ये 3 तरीके के आपके कनेक्शन होंगे, ठीक है। कौन कौन से कनेक्शन? पहला कहलाएगा आपका पुराने टाइम पे जो चलता था रिवेटेड कनेक्शन, सेकंड आपका कहलाएगा वेल्डेड कनेक्शन, थर्ड कहलाएगा वोल्टेड कनेक्शन। लेकिन आपको जो पढ़ना है फिलहाल, आपको इस स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ने के हिसाब से आपको पढ़ना है बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। कौन कौन से कनेक्शन? बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। अब कौन सा कनेक्शन कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, उसकी हम बात करेंगे। मेन इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में जब हमें पढ़ना तो वो पढ़ना है कनेक्शन में भी आपको पढ़ना है वोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन मतलब जो वेल्डिंग आपने होती हुई देखी है, कोई भी मेंबर बन रहा है तो वेल्ड करके उसको जोड़ देते हैं, तो वो वेल्डिंग है ना। बोल्टेड कनेक्शन के एग्जांपल अगर हम देखें तो नट बोल्ट से बहुत सारी चीजें कनेक्ट करके जोड़ के रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं जाएंगे तो जैसे रेलवे स्टेशन पे ही जाएंगे तो आपस में कनेक्ट करने के लिए या तो वेल्डिंग रहेगी सेक्शनों को, या नट बोल्ट से जब सेक्शनों को जोड़ना होगा तो नट बोल्ट से। जब आप बड़े बड़े ब्रिजेस देखेंगे जिसके ऊपर से चल के जाते हैं आप रेलवे में, फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको देखेंगे तो वो नीचे नट बोल्ट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और रेलवे लाइन पे जाएंगे तो और तरीके के भी कनेक्शन होंगे नट बोल्ट से। इन जनरल कब नट बोल्ट यूज करना है, कब रिवेट यूज करना है और कब वेल्डेड यूज करना है, तीनों में अलग अलग चीजें हैं। जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट आप पहले जो मानते थे वो मानते थे रिवेटेड। अब रिवेटेड कनेक्शन मतलब है क्या और कैसा है, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कनेक्शन कितने टाइप के होंगे, किस कनेक्शन पे क्या करना है। तो मेन कनेक्शन आपका डिपेंड करेगा लोडिंग पे, कि आपकी डायनेमिक लोडिंग है कि स्टैटिक लोडिंग है। डायनेमिक मतलब चलती फिरती लोडिंग है कि स्टैटिक लोडिंग है, ठीक है, या मूविंग लोडिंग है, क्या रुकी हुई स्टेशनरी लोडिंग है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, आपका उस पर डिपेंड करेगा। डायनेमिक लोडिंग मतलब हिलती डुलती लोडिंग बहुत सारी रहेगी जिसपे लोड आ रहा है और चलता मूवेबल लोड आ रहा है, तो उस केस पे वेल्डेड कनेक्शन तो प्रोवाइड नहीं करते, उस केस पे वेल्डेड कनेक्शन तो प्रोवाइड नहीं करते। उस केस पे याद रखना रिवेटेड या वोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन जनरल पुराने जितने भी रेलवे ब्रिजेस देखे होंगे वो रिवेटेड कनेक्शन होते हैं। वो कौन से कनेक्शन होते हैं? रिवेटेड कनेक्शन। रीजन क्या है उसका रिवेटेड कनेक्शन होने का और रिवेट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो इन जनरल में बात करूं तो रिवेट कुछ नहीं होता, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो रिवेट कुछ नहीं होता,
कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है ना, इसको मैं बोलता शैंक, इसको मैं बोलता हेड, और ये मेरा पूरा कहलाता रिवेट। सर ये कहाँ देखने को मिलता? तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर पे लगा हुआ देखने को मिलता है, इसलिए समझ में नहीं आता। या अगर आपने पुरानी बाल्टी देखी होगी लोहे की पुरानी बाल्टी, पुराने घरों में अगर कभी अब तो प्लास्टिक की ज्यादा यूज होने लगी, पुरानी लोहे की बाल्टी जिसने भी देखी होगी, तो इस बाल्टी के इस एंड पे, इस बाल्टी के कुछ एंड पे ऐसे गोल 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 छोटे छोटे कुछ दिखते हैं। किसी एक तरफ रहेंगे, दोनों तरफ नहीं रहते, क्योंकि वो पूरी बाल्टी एक तरफ से गोल रहेगी, एक तरफ रहेंगे। तो ये भी आपका रिवेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये रिवेट कनेक्शन है। बेसिकली रिवेट कनेक्शन में होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये आपका सेक्शन है जिसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, किसी सेक्शन से कनेक्ट करना है। एक एग्जांपल के लिए दूसरा सेक्शन है जिसको आपको कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? होल रहेगा, ये थ्रू आउट आपका होल हो गया। होल के बाद आप क्या कर देंगे? कुछ इस तरीके से रिवेट लगाएंगे। ये शंक वाले पार्ट को फिर क्या करते हैं? ऐसे रखकर इसको यहां से ठोक देते हैं, इसको यहां से ठोक देते हैं, और ये ऐसा चपटा दिखता है, इसलिए रिवेट वैसे आपको नहीं दिखती। तो आपको रिवेट दोनों तरफ से जब देखने जाओगे, जब आप रिवेट दोनों तरफ से देखने जाओगे तो ऐसा उठा उठा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो अगर पुरानी बाल्टी जिसने भी देखी होगी उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। या अब कहीं जाएंगे, बाइक से जाते हैं, ऊपर से कोई रेलवे ब्रिज है, क्रॉस कर रहा है ना, स्टील का रेलवे ब्रिज है, तो ये आपको रिवेट देखने को मिल जाती है। तो रिवेट को क्या करते हैं? इस तरीके से ठोक देते हैं, है ना, ड्रिवन कर देते हैं। ये आपका रिवेट का हेड हो गया, एक हेड होगा, एक शैंक होगा। शैंक ठोकने के बाद कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो मैंने बोला बेसिकली रिवेट, बोल्ट और इन सब की बात तो मैं तभी कर रहा हूँ कि जब जरूरत पड़ेगी। बोल्ट की जब मैं बात करता हूँ तो बोल्ट तो आपने देखा होगा, नट बोल्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, नट बोल्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। नट बोल्ट तो समझ में आया? नट बोल्ट समझ में आया है ना? क्या होता है, कैसा होता है, उसकी मैं बात करता हूँ। कुछ इस तरीके से रहता है और इसको लगाने के लिए एक ऐसा बोल्ट रहता, ठीक है। ये तो आपने देखे होंगे, एक नट एक बोल्ट, दोनों में अंतर समझ में आएगा, याद रखना। क्या नट है क्या बोल्ट है ये समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब तो बात की बात है, मैं नट बोल्ट की एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और इस पे इस तरीके से चूड़ी बनी रहती, थ्रेड बनी रहती। तो बेटा ये है बोल्ट और ये है नट। तो बोल्ट और नट समझ में आ गया? इस तरीके से बोल्ट कनेक्शन आपका रहता है। तो ये आपका हो जाएगा बोल्ट। देखा होगा आपने हर जगह, गाड़ी में देखते हो नट बोल्ट, जो वो यही नट बोल्ट है। ये आपका बोल्टेड कनेक्शन हो गया, ये आपका रिवेट हो गया, ठीक है। ये रिवेट, ये बोल्ट और ये नट। और तीसरा तो वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग तो देखी होगी आपने, दो सेक्शन को जोड़ने के लिए रॉड से, मान लीजिए कुछ इस तरीके का सेक्शन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ वेल्डिंग कुछ ऐसी कर देते हैं, ऐसा मटेरियल अलग से दिखने लगता है, मोटा मोटा सा, ये आपका वेल्ड कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका वेल्ड कहलाएगा। तो ये तीन तरीके के कनेक्शन आपको पढ़ने हैं। उसमें भी रिवेटेड कनेक्शन फिलहाल नहीं पढ़ना है आपको, इसमें भी रिवेटेड कनेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है बोल्ट और वेल्ड, ठीक है। तो मैं बात करता हूं कि कनेक्शन मेरे दो टाइप के होंगे, मतलब जहां भी मेरा लोड आएगा वो दो तरीके से लोड आएगा। एक लोड रहेगा मूविंग लोड और दूसरा रहेगा स्टैटिक लोड। हमें मालूम है मूविंग लोड मतलब जिसके ऊपर से गाड़ी, ट्रेन, इस तरीके से चीज निकल रही है, ये कहलाएगा आपका मूविंग। और स्टेशनरी मतलब जो फिक्स है, जिसपे कोई ऊपर से लोड एडिशनल नहीं जाना, उसी से काम चलना है। जैसे घर का शेड, जैसे फैक्ट्री का शेड, इन सब में अलग से कोई लोड नहीं आना, उनका सेल्फ वेट आना, और जो ऊपर आपने मटेरियल रख दिया वो आना है, मतलब वो स्टेशनरी लोड आना, कोई मूवेबल लोड नहीं आना। तो ये दो तरीके के लोड के लिए ही आपको डिजाइन करनी है। तो एक डायनेमिक लोड मतलब मूविंग लोड, और एक दूसरा आपका स्टैटिक लोड मतलब स्टेशनरी लोड। तो मैंने बोला
कि डायनेमिक लोड मतलब मूविंग लोड के लिए वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं करते, डायनेमिक लोड के लिए वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन स्टैटिक लोड के लिए हम वेल्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब स्टेशनरी, जैसे हमने देखा होगा हमारे घर का शेड वेड बन रहा है तो वेल्डिंग यूज करते हैं, वो नट बोल्ट का ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो स्टेशनरी लोड है। तो आपने बोला 3 तरीके के कनेक्शन होंगे, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। रिवेट मैंने समझा, इसको ठोक के इस तरीके से लग गया, पुराना एग्जांपल होता है बाल्टी पे रिवेट लगी रहती है, या पुराने रेलवे ब्रिजेस देखोगे तो उस पे भी कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्रिजेस आपने देखे होंगे कभी, अगर ब्रिजेस, लंबा सा ब्रिज है और लंबे से ब्रिज में कुछ ऐसे सेक्शन रहते हैं और ऐसे सेक्शनों के बाद आपको डिब्बी डिब्बी बिंदी बिंदी दूर से बिंदी बिंदी दिखती है, कुछ ऐसे 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 बहुत सारे दिखते हैं। है ना, ये प्लेट के ऊपर है, कुछ ऐसे दिखते हैं। ये रेल की पटरी इसके ऊपर ऐसी जाती रहती है, ये ऊपर की पटरी हो गई जाने की, इसके ऊपर रेलगाड़ी चलती रहती है। ये ऐसी दिखाने के लिए बना रहा हूँ, रेल नहीं तो तुम बोलो रेलगाड़ी ऐसी कहाँ रहती सर। ये दूसरा रेल का डब्बा। तो ये जो आप देख रहे होते हो ये पटरी और ये सब, तो ये आपके ये रिवेट रहते हैं। तो ये आपने देखा होगा अगर कोई ब्रिजेस क्रॉस कर रहे होगे, जब तक ये सब आपकी क्या है, रिवेट्स हैं। इस पूरे को अगर हम बोले तो रेलवे ब्रिज है, मान लीजिए कोई क्रॉसिंग ब्रिज, ठीक है। तो मैंने बोला 2, अब हम सीधे बात करें तो हमने बोला कनेक्शन होगा। कनेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कनेक्शन डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ लोडिंग पे, कि स्टेशनरी लोडिंग है कि चलती फिरती मतलब मूवेबल मतलब डायनेमिक लोडिंग है। अगर मैंने बोला कि डायनेमिक लोडिंग है तो क्या होगा, स्टैटिक लोडिंग है, स्टेशनरी लोडिंग है तो क्या होगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कनेक्शन 2 तरीके होंगे, एक डायनेमिक लोड पे डिपेंड करेगा, एक स्टैटिक लोड पे डिपेंड करेगा। डायनेमिक मतलब मूविंग लोड, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ लोड। तो स्टेशनरी पे तो तीनों चीजें लग जाएंगी। स्टेशनरी में तो वेल्डेड, रिवेटेड, बोल्टेड लगेगा ही लगेगा, लेकिन डायनेमिक में चलते फिरते लोड में वेल्डेड कनेक्शन नहीं होगा। टाइप्स ऑफ कनेक्शन की मैंने बात करी तो एक रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा बोल्टेड कनेक्शन, तीसरा वेल्डेड कनेक्शन। कनेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में? डायनेमिक लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आगे मैंने बात करा डायनेमिक लोडिंग कंडीशन इज जनरेटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेस एंड वेल्डेड कनेक्शन itself are brittle material, sudden loading it can not be resist the dynamic loading। अब हमने बोला क्या कि क्यों रिवेट कनेक्शन लग रहा है, जहां स्टेशनरी कनेक्शन, जहां आपका स्टेशनरी लोडिंग है या स्टैटिक लोडिंग है वहां तो तीनों तरीके से कनेक्शन चल सकता है, लेकिन जहां डायनेमिक लोडिंग है वहां रिवेटेड या बोल्टेड रहेगा, और रिवेटेड ही रहेगा, बोल्टेड भी नहीं रहेगा। उसका रीजन थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि जहां पे मेरा डायनेमिक लोडिंग है वहां मैं वेल्डिंग यूज क्यों नहीं करता, उसका रीजन समझो। डायनेमिक लोड मतलब मूविंग लोड है, आपने वेल्डिंग कर दी, उसके ऊपर से गाड़ी निकली तो जब गाड़ी जाती ऊपर से रब करते हुए जाती तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, सेक्शन पे वेल्डिंग में गर्म होने में, अब जब वेल्डिंग आप करते हो तो जो वेल्डिंग की रॉड होती है उस पर सिलिका होता है, उस पर क्या होता है, सिलिका होता है। वेल्डिंग रॉड पे जब आप पड़ोगे सिलिका होता है, सिलिका मतलब आपका जो रेत में कण होते हैं वो होते हैं। जैसे गर्म हुआ, गर्म होने के कारण उस पर क्या होगा, गर्म होने के कारण उसके कंपोजिशन में थोड़ा सा भी एयर या पानी आया तो हमें मालूम है कि हमारे लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पानी और हवा। तो गर्म हुआ और सडन कूलिंग हुई, गर्म हुआ और सडन कूलिंग हुआ, और जैसे ही कोई भी मटेरियल गर्म करते हैं, लोहा गर्म करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। उस पर क्या बढ़ जाती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ब्रिटलनेस बढ़ जाती है और टूटने की चांस होती है। तो अगर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बड़े रेलवे ब्रिज में जिसमें ट्रेन जानी है, उसको मैंने वेल्डिंग से जोड़ दिया, और डायनेमिक लोड ट्रेन गई अपने फुल फास्ट से बहुत तेजी से गई, और उसके कारण क्या हुआ, वेल्डिंग कनेक्शन गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ठंडा होते होते में वो सिलिका का पार्टिकल चला गया और उसमें कुछ गैप बन गया मॉइस्चर के कारण, एयर के कारण, मॉइस्चर में पानी का बबल, उसके कारण कनेक्शन में क्या होगा, जंग लगना चालू होगी। जैसे जैसे जंग लगती जाएगी और गर्म हो, वो तो रिपीटेटिव लोडिंग, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार यूज होना, वो तो ट्रेन बार बार जानी है, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी, जो भी उतने उस रूट पे ट्रेन चल रही वो जाएंगी। तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली गर्म ठंडा कूलिंग, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सिलिका जो उसमें जो वेल्डिंग का जो रॉड होती है उस पर सिलिका होगा, वो निकलने के बाद मॉइस्चर बैठा, हवा पानी लगा, और लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन,
जंग, तो वैसे ही उस पर रस्टिंग आ गई, जंग आ गया, करोजन आ गया, और करोजन आ गया तो उस केस पे वैसे ही आपका मटेरियल आपका क्या रहेगा, ब्रिटिल रहेगा। नेचर में वेल्ड क्या रहेगा, ब्रिटिल रहेगा, तो टूटने की चांस ज्यादा रहेगी। तो इसी को हमने वही लिखा कि डायनेमिक लोडिंग कंडीशन जनरेटेड अल्टरनेटिव स्ट्रेस एंड वेल्डेड कनेक्शन इटसेल्फ ब्रिटिल मटेरियल सडन लोडिंग के कारण इट कैन नॉट रजिस्ट डायनेमिक लोडिंग। इसलिए हमने बोल दिया कि जहां रेलवे जाती है वहां जनरली आप रिवेटेड कनेक्शन लगाते होंगे, पुराने टाइम से वही लगेगा, ठीक है, वहां वेल्डिंग से काम नहीं चलेगा। तो वेल्डिंग कहां चलेगी, तो मैंने बताया घर का शेड बना लो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना लो जिसपे एक बार जो लोडिंग आ गई उसके बाद कोई अलग से एडिशनल मूविंग लोडिंग नहीं आनी, वहां चल जाएगा। तो सर जब वहां मैंने बोल दिया कि वेल्डिंग से जनरली काम चल जाता है, इधर मैंने बोल दिया रिवेट से चल जाता है, तो बोल्ट कनेक्शन का कहां मतलब आएगा। तो बेटा बोल्ट कनेक्शन का मतलब अच्छा कनेक्शन है, लेकिन कहां, जहां मेरे को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी का केवल चेसिस वेल्डिंग रहता है, चेसिस मतलब जिसपे इंजन और पूरी बॉडी जगती है, जब उसको खोल के आप देखोगे तो वेल्डिंग मेन पार्ट पे वेल्डिंग रहेगी, बाकी सब किट से कसा हुआ है, नट बोल्ट से कसा हुआ, बाकी सब किससे कसा हुआ है, नट बोल्ट से। तो जहां मेंटेनेंस की जरूरत है, जहां खोल के चेंज करना है, बदलना है, कुछ करना है, वहां मेरे को बोल्टेड कनेक्शन यूज करना है। जहां भी मेंटेनेंस नाम का शब्द आ जाएगा कि मेरे को इसका मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है, कुछ करना है, रिस्टोरेशन करना है, डिस्ट्रोरेशन करना है, रिस्टोरेशन करना है, तो ये सब केस पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे हम जनरली वोल्टेज कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब सर मुझे समझ में आया कि जहां स्टेशनरी लोडिंग है वहां वेल्डिंग अच्छी, रिवेटिव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, और वेल्डेड भी कर सकते हो। लेकिन सर जहां मूविंग लोड आ गया वहां गलती से भी वेल्डेड कनेक्शन नहीं करना, क्योंकि सर वेल्डेड कनेक्शन में मुझे पता है कि वेल्डिंग खुद ही ब्रिटिल मटेरियल हो गया। जिस वेल्डिंग मटेरियल पे हम बात कर रहे हैं उस पे सिलिका रहता, और सिलिका के पार्टिकल क्या होगा, गर्म होने से वो निकलना चालू होंगे, और वहां जहां मॉइस्चर के कारण एयर और वाटर मिला वहां आपका वेल्ड में जंग लगती है, इसलिए लोहे पे वेल्डिंग टूट जाती है, जब पुरानी हो जाती है जंग लग जाती है। इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर, जब स्टील स्ट्रक्चर जैसे लोहे की टेबल कुर्सी खरीदने जाते हो तो प्राइमर पुता हुआ मिलता है और कलर पुता हुआ मिलता है, ताकि उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। कई बार आपने देखा होगा जंग लग लग के, जहां पानी पड़ा रहेगा जंग लग लग के सेक्शन सड़ जाता है और वो खराब हो जाता है। तो मुझे समझ में आ गया सर कि जहां पे मूविंग लोड है वहां वेल्डिंग नहीं करनी, वहां रिवेटेड अच्छा, जहां पे स्टेशनरी लोड है वहां वेल्डिंग अच्छी, और जहां मेंटेनेंस करना है, मतलब खोलना है, बदलना है, इरेक्शन करना है, ये सब करना है, वो सबसे क्या फायदा हो जाएगा, वहां पे हम बोल्टेड कनेक्शन कर देंगे। ओके, तो इसी को आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, और डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, काम आएंगे। तो हमने बात करी रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन आर प्रोवाइडेड इन डायनेमिक लोडिंग, ऐसी हमने बात करी। लेकिन मैं इस बोल्टेड कनेक्शन को डायनेमिक लोडिंग में नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं। उसका रीजन क्या है, डायनेमिक लोडिंग में मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पाता, फॉर एग्जांपल मैंने बोला नट बोल्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर। नट बोल्ट की जब मैंने बात करी तो नट बोल्ट कनेक्शन, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मेरी बाइक का ही, मैं किसका एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे बाइक का। आपने बोला 6-8 महीने चलाई मैंने, खूब गड्ढे गड्ढे में खुदाई, बार बार हिली डुली, तो पता चला कि मेरे नट बोल्ट ढीले हो गए गाड़ी के। किसके, गाड़ी के नट बोल्ट ढीले हो गए। गाड़ी के नट बोल्ट ढीले हुए तो कई बार तो बोल्ट नट या बोल्ट में से कुछ ना कुछ गिर जाता है, जनरली नट ज्यादा गिर जाता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए उसी को समझ के चलूं, अगर मैं उसको टाइट नहीं करूं तो कुछ दिनों में क्या होगा, नट बोल्ट में या तो नट या बोल्ट गिर जाएगा और वहां मेरा वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा। अब मैंने बोला कि डायनेमिक लोड, मतलब मैंने बोला मैक्सिमम मेरा जो स्टील स्ट्रक्चर बनता है या तो फैक्ट्री के काम आता है या रेलवे के काम आता है। मैंने बोल दिया मान लो कोई रेलवे ब्रिज बना लिया जो कि बोल्टेड कनेक्शन है। मैंने बोला कि कोई एक रेलवे ब्रिज बना लिया, रेलवे क्रॉसिंग बना ली। क्रॉसिंग मतलब आपके दिमाग में वो क्रॉसिंग आती है कौन सी, कि फाटक, रेलवे फाटक लग गया और वो क्रॉस कर लिया, वो नहीं। रेलवे क्रॉसिंग मतलब
आपका ब्रिज के नीचे, अंडर ब्रिज हो या ओवर ब्रिज हो, मतलब जहां से आपकी ट्रेन गुजरनी उसके नीचे से आपको गुजरना, नाला पुलिया जिसको शुद्ध भाषा में बोले, ऊपर से ट्रेन गुजर रही हो, उसके जो सेक्शन रहेंगे उसको अगर मैंने बोल्ट से प्रोवाइड कर दिया और बार बार ट्रेन जा रही, बार बार ट्रेन जा रही और ट्रेन जहां से जाती कभी उसके नीचे, ब्रिज के नीचे खड़े होकर देख लेना, ट्रेन और स्पीड से जाती तो वाइब्रेशन अलग समझ में आएगा। तो वाइब्रेशन के कारण अगर नट बोल्ट ढीले होते गए, एक गए, दो गए, चार गए, छह गए और गलती से ब्रिज नीचे आ गया, मान लो ब्रिज आपका नर्मदा नदी के ऊपर, मान लो ब्रिज आपका यमुना नदी के ऊपर, मान लो आपका ब्रिज गंगा नदी के ऊपर, तो वो पूरी की पूरी ट्रेन कहां चली जाएगी? वो एक तो इतना ऊंचा ब्रिज रहता, वहां से नीचे चली जाएगी। इसलिए उस एग्जाम्पल को समझ के याद रखना कि डायनेमिक लोडिंग के लिए कभी भी हम वोल्टेज कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट मींस डायनेमिक लोडिंग के लिए मैं ऑलवेज रिवेटेड कनेक्शन यूज करूंगा, लेकिन हमारे स्टील वाले इस सिलेबस में, स्टील के इस सिलेबस में जो हम आरजीबी के लिए पढ़े या दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़े, उस पे वोल्टेज कनेक्शन नहीं पढ़ना है, सॉरी उस पर रिवेटेड कनेक्शन नहीं पढ़ना, इसलिए उसकी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्रिजेस की जब भी बात आएगी या डायनेमिक लोडिंग की बात आएगी या मूविंग लोडिंग की बात आएगी, जो हमेशा आती जाती रहेगी लोडिंग, डायनेमिक ऑब्लिक मूविंग, तो उस केस पे मुझे बोल्ट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करना। वेल्डिंग तो पहले ही नहीं करना था, मुझे मालूम थी वेल्डिंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि वेल्ड खुद ही आपका एक तरीके का ब्रिटल मटेरियल और सडन कूलिंग, सडन उसके इंपैक्ट के कारण उस पर जो सिलिकस मटेरियल होता वो हट जाता, उस पर वॉइड बनता। वॉइड में अगर आपका मॉइस्चर बैठ गया, मॉइस्चर बैठने मतलब पानी और एयर बबल हुई, जहां पानी और हवा लगी तो आपका स्टील मेंबर का सबसे बड़ा जानी दुश्मन तो केवल और केवल पानी और हवा, उससे लगती जंग लगने से करोजन से सेक्शन की लाइफ धीरे धीरे करके डिटोरेट होती और वो क्या हो जाता, सेक्शन आपका टूट जाता, खराब हो जाता, जंग लगना पड़ जाता। ओके, तो ये होती, तो वही हमने बात करी कि साहब रिवेटेड कनेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। डायनेमिक लोडिंग कंडीशन पे कौन अच्छा, रिवेटेड अच्छा, बोल्टेड भी नहीं। बोल्टेड का एग्जांपल समझने के लिए रेलवे का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, रिवेटेड ऑब्लिक बोल्टेड ऑब्लिक वेल्डेड कनेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर स्टैटिक लोडिंग, है ना। अब मैंने बोला रिवेट का मेरे को उतना ज्यादा यूज तो वहां है नहीं, रिवेट का मेन यूज मेरा ऐसे स्ट्रक्चर पे जहां डायनेमिक लोडिंग आ रही, तो फालतू मैं इस रिवेट को और इसको लगाने में, क्योंकि पुराना तरीका और मेन पावर थोड़ा अलग तरीके का रहेगा, आपको इस पे हाई स्किल्ड लेबर चाहिए जो इसको लगाएगी, ढंग से ठोकेगी, तो इसलिए आपका रिवेट कनेक्शन फालतू स्टेशनरी लोडिंगों में मैं यूज नहीं करता। पुराने टाइम की बाल्टियों के केस पे करता था, क्योंकि वहां वेल्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि बाल्टी अगर मैंने लोहे से बना दी और जिसका टच रोज की रोज पानी से होगा, इसलिए वो बाल्टी आपकी लोहे की नहीं होती थी, वो बाल्टी होती थी जीआई की, गैल्वेनाइज आयरन की, और उसको लोगने के लिए जो रिवेट होती थी वो भी किसकी होती थी, वो भी आपकी इकाई की रहती थी, गैल्वेनाइज रहती थी, जीआई की रहती थी, लेकिन लगाने का तरीका उसका रिवेट गैल्वेनाइज की थी और लगाते इसलिए थे ताकि लीकेज प्रूफ रहे। रिवेट कनेक्शन में क्या फायदा समझना, रिवेट कनेक्शन में क्या फायदा समझना, मैं उतना ही होल किया जितना मेरा डायमीटर ऑफ शंख था, इसके बाद मैंने इस पे ऐसे करके क्या डाल दी, इसके बाद मैंने ऐसे करके इस पे रिवेट डाल दी, रिवेट का ऊपर ये हेड होगा, ये शंख मैंने बाहर कर दिया, ये पूरा की पूरा आपस में क्या हो गया, पूरा की पूरा आपस में फिक्स हो गया, है ना। तरीके इसके अलग है, जब आप रिवेटेड कनेक्शन पढ़ोगे तो पावर ड्रिवन, हैंड ड्रिवन, बहुत सारी चीजें जो फिलहाल आपको नहीं पढ़नी, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इस तरीके से। इसके बाद हम इसको कर क्या देते हैं, मैं बोलता हूं इसको ठोकते हैं, ठोकना बाय मशीन बाय अलग तरीके से, ठोकने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता, तो ये एयर टाइट वाटर टाइट सब हो जाता, एयर टाइट वाटर टाइट सब हो जाता। तो याद रखिए रिवेटेड कनेक्शन जनरली वाटर स्ट्रक्चर के कनेक्शन के लिए, जहाँ पे वाटर स्टोरेज की बात करनी है वहाँ के लिए जनरली रिवेट कनेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका क्या रहेगा, वाटर टाइट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसीलिए है ना, ये रिवेटर,
इसलिए रेलवे में पानी वानी इन सब से बचने के लिए जनरली रिवेटेड कनेक्शन, और इसका फायदा यह है ठोक के कर दिया तो इसमें फेलियर की चांसेस कम रहती हैं, इसलिए डायनेमिक मोड लोडिंग में हम रिवेट को कनेक्शन यूज करते हैं। स्टेशनरी पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेशनरी लोडिंग पे जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू खर्चा करेंगे, ये सब करेंगे, स्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसलिए मशीनरी चाहिए, इसलिए हम रिवेट जनरली घर का शेड बनाना है ये वेल्डिंग कनेक्शन से कर देंगे, रेलवे स्टेशन का जहां पे कोई लोडिंग नहीं आनी है वो बनाना है तो हम कर देंगे। बोल्टेड क्यों नहीं करेंगे? बोल्टेड जहां मेंटेनेंस की जनरली जरूरत पड़ेगी वहां मैं बोल्टेड कनेक्शन को यूज करता हूं, तो मैं इन जनरल तो बोल्टेड कनेक्शन स्टेशनरी मेंबर के लिए नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं बोल्टेड कनेक्शन ऐसी जगह यूज कर लेता हूं जहां मेरे को स्ट्रक्चर टेम्परेरी है, 10 साल बाद मेरे को लेके जाना है, तो मेंबर तो आपस में वेल्डिंग से कनेक्ट होंगे, लेकिन जहां एक दूसरे का कनेक्शन होगा वो बोल्टेड से होगा, ताकि बाद में उसको खोल के इजीली खोल के कहीं की कहीं उसको क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। तो इसीलिए आपका मैंने बोला कि रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन छोड़ दो तो वेल्डेड कनेक्शन आपके स्टैटिक लोड के लिए अच्छा होता है। इसलिए हर जगह देखा होगा आपने, जो आपकी विंडो होगी, खिड़की होगी, खिड़की की भी ग्रिल होगी तो आपस में वेल्डिंग होगी, रेलवे स्टेशन का पूरा स्ट्रक्चर वेल्डेड होगा, आपका घर का शेड वेल्डेड होगा। नट बोल्ट कहां लगा रहा है? जहां मेरे को मेंटेनेंस की जरूरत है, जैसे गाड़ी का एग्जांपल मैंने दिया, बड़ी बड़ी मशीनरी का एग्जांपल दिया, तो वही मैंने लिखा कि बोल्टेड कनेक्शन आर प्रोवाइड वेयर द मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब समझ में आ गया कि डायनेमिक लोडिंग के लिए रिवेटेड कनेक्शन इंपॉर्टेंट, स्टैटिक के लिए या स्टेशनरी के लिए वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइडेड, और वोल्टेड वहां जहां पे आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक लिखिए, फिर हम बात करते हैं वोल्टेड कनेक्शन की। तो अब हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में वोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। तो मैंने वोल्टेड कनेक्शन की जब मैंने बात करी तो बोल्ट मतलब कुछ नहीं, आपने नट बोल्ट अगर देखा होगा, नट बोल्ट अगर आपने देखा होगा तो नट बोल्ट में आपका बोल्ट ये रहेगा जो पार्ट है, और नट उस पर हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लायर रहता है, कई बार रहता है आपका पाना बोलते हैं जिसको, ठीक है, रिंग पाना, रेंच पाना, वो जो भी बोलना है, तो ये आपका वो एक एग्जाम्पल रहता है। तो वही मैंने बोला कि अ बोल्ट इज अ मेटल पिन, इसको एक मेटल पिन बोल दिया, विद अ हेड फॉर्म, इसको हेड बोल दिया, एट वन एंड, तो ये हेड वाला पोर्शन हो गया। कई बार देखो दोनों तरीके के बोल्ट होते हैं, कई बार आपका हाफ थ्रेडेड, ये कहलाएगा हाफ थ्रेडेड, और अगर किसी बोल्ट पे पूरे पे तो फुल थ्रेडेड है ना, ये हाफ थ्रेडेड कहलाएगा। अगर कोई बोल्ट पूरे तरीके से थ्रेडेड है तो फुल थ्रेडेड कहलाएगा। अगर किसी बोल्ट पे पूरी ऐसी थ्रेड बनी हुई है तो ये फुल थ्रेडेड बोल्ट कहलाएगा, ठीक है। हर बार इतनी चित्रकला अपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर इसको धीरे धीरे बनाने का तरीका मैं बता दूंगा कि वैसे नहीं, इतनी चित्रकारी नहीं करनी है, इसको सीधे सीधे समझने के लिए हम कैसे बनाएंगे और समझने वाला बन जाएगा। ये फुल थ्रेडेड हो जाएगा, है ना। तो आपने बोला बोल्ट का एक पार्ट होता है जिसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है हेड, क्या बोलते हैं इसको हम, हेड। तो ये बोल्ट हेड हो गया, और जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है शैंक, ये कहलाता है शैंक। तो अगर ये फुल्ली थ्रेडेड होगा तो पूरे शैंक में थ्रेड बनी रहेगी, चूड़ी बनी रहेगी, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नट की चूड़ी खराब हो गई, बोल्ट की चूड़ी खराब हो गई, नट की चूड़ी खराब हो गई, बोल्ट की चूड़ी खराब हो गई, ये हम बोलते हैं। नट की चूड़ी खराब हो गई, बोल्ट की चूड़ी खराब हो गई, ये हम शब्द यूज करते हैं, है ना। चूड़ी खराब हो गई मतलब थ्रेड खराब हो गई, इसको बोलते हैं थ्रेड्स, है ना, ये आपका कहलाता है थ्रेड्स, ठीक है। हिंदी में बोलते चूड़ी, अगर सुना होगा कि अरे बोल्ट की या नट की चूड़ी खराब हो गई, तो ये वो चूड़ी है जो बोलते हैं, है ना, वो लेडीजों वाली चूड़ी नहीं, चूड़ी मजा ना देगी कंगन मजा ना देगा, वो वाला नहीं, ये चूड़ी, ठीक है। तो ये चूड़ी खराब हो गई, उसकी थ्रेड खराब हो गई। तो अगर आपका प्लेन, ये इतना प्लेन शंक कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, थ्रेडेड वाला पोर्शन कहलाएगा। ये सब लगेगा आपको जब हम डिजाइन करेंगे तो मैं तो मान के चलता हूं कि ये पार्शियली थ्रेडेड नहीं, ठीक है, फुल्ली थ्रेडेड का यूज करूंगा, है ना, फुल थ्रेडेड बोल्ट है। और ऊपर वाला क्या हो गया, पार्शियली थ्रेडेड, क्योंकि आधा पार्ट इसमें थ्रेड है, आधा पार्ट में थ्रेड नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शैंक, ये जिसपे थ्रेड बनते हैं उस पूरे पोर्शन को बोलते हैं शैंक। शैंक में थ्रेड बनी होती है, शैंक प्लेन भी होता है। तो पार्शियली थ्रेडेड
और फुल थ्रेडेड। तो ऊपर वाला पार्शियली थ्रेडेड है, ठीक है। ये ऊपर वाला उसका हेड है जिसके पकड़ के जिस पर पाना फंसाते हैं वो हेड कहलाता, ये थ्रेड कहलाती। इसके बीच की एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच, है ना। इसकी पिच कितनी होती है, ये कहलाती पिच, थ्रेड की ये कहलाती पिच, ठीक है। और ये होता नट, नट के अंदर भी अगर अंदर से देखोगे तो उस पर भी थ्रेड बनी रहती है। इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते जाते हैं और नट को चढ़ा देते हैं, है ना। जैसे ये है तो नट, तो आपका नट पार्शियली थ्रेडेड नहीं होगा, नट तो हमेशा ऑलवेज थ्रेडेड रहेगा, नट तो ऑलवेज थ्रेडेड रहेगा। तो नट बोल्ट में याद रखना कि छोटा सा ये रहता है जिसको हम उसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से चढ़ाते हैं, वो नट कहलाता है, और जिस पे चढ़ता है वो थ्रेड कहलाता है। तो यही लिखा हमने, फिर से पढ़ते हैं, समझ लिया नट और बोल्ट। तो हमने बोला अ बोल्ट इज अ मेटल पिन विथ अ हेड फॉर्म एट अ वन एंड शैंक थ्रेडेड, ये पूरे में शैंक थ्रेडेड है, एट द अदर एंड टू रिसीव द नट, क्योंकि थ्रेड में ही आपका नट चढ़ेगा। तो यही मैंने लिखा, फिर से पढ़ लीजिए। अ बोल्ट इज अ मेटल पिन विथ अ हेड फॉर्म एट वन एंड, एक एंड पे आपका हेड फॉर्म है और दूसरे शैंक में थ्रेड है, ताकि ये इस पे क्या आ जाए, नट रिसीव हो जाए, ठीक है। फिर बोल्ट आर यूज फॉर द ज्वाइनिंग द टूगेदर पीसेज ऑफ मेटल, इंसर्टिंग them through the holes in a metal and tightening of the nut at the thread end। नट को हम क्या करते हैं, थ्रेड में टाइट कर देते हैं। तो इसको बना लीजिए, अच्छे से बनाइएगा, है ना, क्योंकि ये पढ़ना है पूरा हमें। तो अगर हम बोल्ट का क्लासिफिकेशन देखो कोई भी चीज होती है बिना क्लासिफिकेशन के तो काम चलता नहीं है ना। पूरा सिविल इंजीनियरिंग है तो वो भी सिलेबस से क्लासिफाइड है। वैसे ही आपके बोल्ट की अगर बात करेंगे तो 3 तरीके के आपके बोल्ट होंगे, और उस बोल्ट को कंफर्म करने के लिए कैसा रहता है, क्या रहता है, कितनी स्ट्रेंथ रहती है, उसके अकॉर्डिंग आईएस कोड भी रहते हैं, जिसको आपको स्टील में उन कोडों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, कहीं किसी वाइवा में आ जाएगा या कभी किसी से इंटरव्यू में आ जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से अगर कोड होते हैं तो क्या होता है, कैसे होते हैं। तो मैंने बोला कि बोल्ट्स जो है उसको आप क्लासिफाइड करते हो फर्दर अनफिनिश्ड, और उसी को ब्लैक बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली बहुत ज्यादा यूज जो अपन गाड़ियों वाड़ियों में यूज करते हैं वो सब यही होता है। तो अनफिनिश्ड ऑब्लिक ब्लैक बोल्ट बोलते हैं, जिसका आईएस कोड 1363 2002 लेटेस्ट है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। सिमिलरली ओल्ड की अगर बात करेंगे तो 1363 1992 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट इसके रहते हैं। मैंने शायद ऐप में ओल्ड वाले डाल के रखे हैं, खाली समझाने के लिए, चीजें देखने के लिए अगर पढ़ना हो तो। सिमिलरली दूसरा क्या लाएगा, फिनिश्ड और टर्न बोल्ट। ये अनफिनिश्ड है, मतलब थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। जूते खरीदने भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वुडलैंड के भी आपका एक फैक्ट्री आउटलेट होता है ना, एक नॉर्मल आउटलेट होता है। फैक्ट्री आउटलेट मतलब थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती है, और उसको फिनिश्ड करके बिल्कुल चमचमा के अच्छे से करके वो अच्छी दुकानों पे और उस पे शोरूम्स में जाता है। तो वही सेम कहानी है कि बोल्ट जो नॉर्मल तरीके की ज्यादा जरूरत नहीं है वो अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट कहलाते, ठीक है। उसी को अगर फिनिश्ड करके अच्छे से बिल्कुल चमका चमकू के रख दिया, अच्छे से कर दिया, तो उसको टर्न कर दिया, सही कर दिया, तो वो फिनिश्ड बोल्ट कहलाएंगे। और उसी को 2 तरीके से डिवाइड किया है, ए ग्रेड बोल्ट बोल दिया या उसको प्रिसीजन बोल्ट बोल दिया, और उसके लिए आईएस कोड 1364 2002 पार्ट 1 पार्ट 2। सिमिलरली सेमी प्रिसीजन बोल्ट और बी ग्रेड बोल्ट सेम कोड लगेगा, एक पार्ट 1 से डिजर्व करेगा, एक पार्ट 2 से डिजर्व करेगा, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी मशीनरीज में, गैंट्री गडर में, जेसीबी में, या जहां पे लोड वाली बात आती, वहां ये तीसरा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप HSFG बोल्ट यूज करते हैं, जिसके लिए आईएस कोड है IS 3757 1985 और IS 4000 1992, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। अब हम पहले बोल्ट की बात करें तो अनफिनिश्ड ऑब्लिक ब्लैक बोल्ट और ऑब्लिक सी ग्रेड बोल्ट, जैसे ए और बी तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा फिनिश्ड बोल्ट, तो ये अनफिनिश्ड बोल्ट कहलाएगा आपका। जनरली इसके अगर हम बात करें तो जो ये बनता है ये माइल्ड स्टील की रॉड से बनेगा। माइल्ड स्टील की रॉड पे क्या रहेगा, थ्रेड बना देंगे और हेड बना देंगे, मतलब माइल्ड स्टील इसका मेन जो आपका कंपोजिशन रहेगा वो माइल्ड स्टील का कंपोजिशन रहेगा। और इस पे जो शैंक है उसको अनफिनिश जैसा रोल रहता है वैसे रखते हैं, इसलिए इसका नाम होता है अनफिनिश बोल्ट। जनरली इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट लोड या बहुत डायनेमिक लोड के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसको हम नॉर्मली छोटे मोटे कनेक्शन जैसे ट्रसेस बनाते हैं, घरेलू शेड बनाते हैं,
टेम्पररी इरेक्शन के लिए कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ों के लिए इसको यूज़ करेंगे। जनरली अगर आपका कहीं लिख दिया है M10, M15, जैसे M10, M15, M25, M30, M35, RCC के लिए, रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए M मतलब आपका मिक्स रहता था, वैसे ही अगर बोल्ट के केस में M16, M20, M24, M32 लिख दे तो M डिपेंड इसको शो करेगा यहाँ पे मेट्रिक को, और 16 या 20 उसको शो करेगा डायमीटर ऑफ शैंक को। ये चीज याद रखिएगा। और अगर उसकी मान लीजिए आपने 400 उसकी स्ट्रेंथ बोल दी, तो वो आपका या Fe 400 बोल्ट बोल दिया, इसका मतलब उस बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 है। या अगर आपका बोल दिया बोल्ट Fe 4.6, तो उस बोल्ट का 4 इंटू 100 करेंगे तो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी वो 4 इंटू 100 मतलब 400 हो जाएगी। और जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ कर दोगे तो उससे यील्ड स्ट्रेंथ निकल जाएगी, मतलब 0.6 इंटू 400 मतलब 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो वही हमने लिखा अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में, जरा पढ़ते हैं। These bolts are made from the mild steel rods with square और hexagonal head, है ना, उसका हेड या तो स्क्वायर होगा या हेक्सागोनल होगा। The shank is left unfinished, that is rough as rolled, जैसा सेक्शन आया था वैसे उसको ज्यादा नहीं करेंगे, शैंक को ही ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए अनफिनिश्ड बोल्ट है। इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू बी कनेक्टेड होल्स आर मेड लार्जर देन द नॉमिनल डायमीटर। याद रखिएगा कि जब मुझे कनेक्शन करना है, समझिएगा इस तरीके की एक प्लेट है, इस प्लेट को मेरे को बोल्ट लगाना है। तो बोल्ट लगाते समय मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि मेरा M16 बोल्ट है, M फॉर मेट्रिक, 16 फॉर डाया ऑफ बोल्ट शैंक। तो इस पे अगर मैं 16 mm का होल कराता हूं, इस पे अगर मैं 16 mm का होल कराता हूं और बोल्ट को टाइट करने जाता हूं तो बोल्ट की थ्रेड खराब हो जाएंगी, चूड़ियां खराब हो जाएंगी। इसलिए याद रखिए जितना इसका डायमीटर होता है किसका, बोल्ट के शैंक का, उससे ज्यादा मैं होल करता हूं। इसका मतलब मेरे को ये डायमीटर ऑफ बोल्ट और डायमीटर ऑफ होल दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो मैं यही बोलता हूं कि जितना बोल्ट का डायमीटर होगा उससे ज्यादा मेरा डायमीटर ऑफ होल होगा। पेज नंबर जब मैं 73 ऑफ IS 800 2007 में जाऊंगा तो वहां बोलता है 12 से 14 mm के लिए जितना डायमीटर ऑफ होल अगर बोल्ट है, मान लीजिए स्मॉल d, तो +1 हो जाएगा। अगर आपका, ठीक है, क्या बोला, 12 से 14 mm है तो 12 से 14 mm के लिए कितना हो जाएगा, तो हमने बोला 12 से 14 mm के लिए वो हो जाएगा D+1, मतलब जितना आपका डायमीटर है शैंक का उससे 1 mm ज्यादा होल करना पड़ेगा। अगर 16 से 24 mm तक है, अगर आपका 16 से 24 mm तक है तो जितना डायमीटर ऑफ बोल्ट है +2 mm का होल और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस पर डायमीटर में 2 mm बढ़ाना पड़ेगा। और 24 mm से ज्यादा का है तो डायमीटर ऑफ होल +3 mm बढ़ाना पड़ेगा। ये कहानी, ठीक है, तो ये कहानी है। तो वही हमने लिख दिया, क्या लिखा, इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू बी कनेक्टेड होल्स आर मेड लार्जर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो नॉमिनल डायमीटर मतलब जो बोल्ट का शैंक का डायमीटर, उससे ज्यादा होल करना पड़ेगा, ठीक है। एज शैंक ऑफ द ब्लैक बोल्ट आर अनफिनिश, उसका जो शैंक रहता है अनफिनिश रहता है, मतलब उसको बहुत अच्छे से टर्न डाउन नहीं करते। द बोल्ट में नॉट एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद स्ट्रक्चरल मेंबर एट इंटायर जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इसकी क्या कहानी हो गई, एक तो जब मेरे शैंक की बात करूंगा, शैंक मेरा अनफिनिश्ड है, ठीक है, इस तरीके से ये मेरा थ्रेड था और इसको मैंने बीच बीच से कुछ इस तरीके से क्या, तो मेन शैंक को मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, इस तरीके से थ्रेड दिखती है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो इसको मैं फिनिश नहीं करता तो जब मैं वैसे ही मेरा क्या हो गया, वैसे ही मेरा ये बोल्ट का
होल का साइज मैंने बड़ा कर दिया और उसके बाद क्या हो गया, इसको भी अनफिनिश कर दिया, तो ये कभी भी सरफेस के साथ जिस सरफेस पे लग रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका डायमीटर अगर एग्जांपल के लिए इसका डायमीटर अगर 14 mm है, तो ये होल का कितना हो जाएगा, इस होल का डायमीटर एज पर IS कोड, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 14 + 1 मतलब 15 mm। तो ये शैंक इससे कभी भी कनेक्शन पे नहीं रहेगा, तो यही लिखा है अ शैंक ऑफ द ब्लैक बोल्ट आर अनफिनिश्ड, है ना, ये अनफिनिश्ड रहता है। अनफिनिश्ड मतलब इसकी सर्फेस को सही नहीं बनाया। द बोल्ट में नॉट एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब इस प्लेट के साथ इसका कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, खाली हेड का रहेगा, क्योंकि सॉरी होल हम वैसे ही बड़ा कर देते हैं और इसका ये भी अनफिनिश्ड है, तो ये आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा एट द एंटायर जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेस, के जोन के कॉन्टैक्ट सर्फेस में नहीं रहेगा। उसके बाद जॉइंट रिमेन क्वाइट लूज रिजल्टिंग इनटू लार्ज डिफ्लेक्शन। अब जबकि इसका आपस में कनेक्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत ढीला रहेगा, तो डिफ्लेक्शन होने की चांसेस है। दिस बोल्ट आर यूज टू लाइट स्ट्रक्चर अंडर द स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड मतलब वही अपना घर का शेड वेड बनाना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सच एज ट्रस, ब्रेसिंग्स, ब्रेसिंग्स मतलब आपकी टावर में आपने देखी होंगी, बड़े बड़े टावर देखे होंगे बिजली के, कुछ इस तरीके से दिखता ना आपको, तो ये कहलाती ब्रेसिंग, ठीक है, ब्रेसिंग। एंड ऑल्सो द टेम्परेरी कनेक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इरेक्शन। टेम्परेरी कनेक्शन बनाते समय कुछ बना रहे हैं तो उसका टेम्परेरी कनेक्शन के टाइम भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कनेक्शन सब्जेक्टेड टू द इम्पैक्ट, फटीग एंड डायनेमिक लोड। इम्पैक्ट मतलब एकदम से सडन लोड हो जाए वहां यूज नहीं करना है, ठीक है। फटीग मतलब रिपीटेशन ऑफ लोड के कारण जो फेलियर आ रहा है वहां यूज नहीं करना, और डायनेमिक लोड तो आपको बता ही दिया, ट्रेन का एकदम से लोड आ गया, जो भी मूविंग लोड है वो, ठीक है। बोल्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लास 4.6, अगर क्लास 4.6 है इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ मैंने बोल दिया 4 × 100। इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 4 × 100 से ऐसे कर लोगे तो 400 न्यूटन पर mm², एंड यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 0.6 × अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगी 0.6 × अल्टीमेट स्ट्रेंथ FU। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी FY। ये तरीका है ना, आगे बात करेंगे। इफ अ बोल्ट इज डेजिनेटेड एज M16, M20, M24, M30, इट मीन्स RCC वाला नहीं है, बोल्ट के केस में बोल्ट आगे लिखा है, इसका मतलब डायमीटर ऑफ 16, 20, 24 एंड 24 एंड 30 mm रिस्पेक्टिवली। यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें कुछ नोट्स की इस पे। तो पहला जो आपका अनफिनिश बोल्ट है वो 5 to 30 मेट्रिक मतलब M, तो M 5 to M36 तक जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये बोल्ट में अगर 4.6 क्लास है, क्लास 4.6 हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो क्लास 4.6 में नंबर 4 है वो इंडिकेट करता है 1/100 ऑफ द नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसलिए मैंने बोला 4 × 100 कर दिया, है ना, 4 इंडिकेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ का 1/100th तो 400 हो गया। इसका मतलब नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm²। एंड नंबर 6 इंडिकेट द रेशियो ऑफ द यील्ड टू द अल्टीमेट स्ट्रेस एक्सप्रेस एज परसेंटेज। इसका मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 शो करता है 1/100th ऑफ FU, ठीक है। इसका मतलब FU इक्वल टू 4 × 100 हो गया, मतलब 400 न्यूटन पर mm² हो गया। और दूसरी चीज क्या शो कर रहा है, जो 6 इंडिकेट कर रहा है वो रेशो इंडिकेट कर रहा है यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जो 6 है, 6 शो कर रहा है यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस। इसकी जगह इसको 0.6 लिखना, 0.6 इंडिकेट, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं FY निकालना चाह रहा हूँ बोल्ट का, तो 0.6 × FU, और FY इक्वल टू 0.6 × 400, मतलब FY इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm²। ये बोल रहा है वो, ठीक है, भाषा में वो ये बोल रहा है। आगे समझ में, आगे बात करें परसेंटेज में बोल रहा हूँ, तो यहाँ परसेंटेज लिख दिया, तो इसका मतलब यही हुआ, है ना, परसेंट मतलब 6/100। अगर इसको ये, अगर वैसे नहीं समझना तो इसको 6% पे समझते। अगर
0.6 से नहीं समझ रहा है तो 6%, 6% मतलब 6/100, तो अल्टीमेटली इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। उसके बाद द रेशियो ऑफ द नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द थ्रेड टू द प्लेन सिंक एरिया। अगर मैंने बात करी कि कुछ इस तरीके से आपका है एक बोल्ट और इस प्लेन पे अगर इस तरीके से आपकी थ्रेड बनी हुई हैं, तो ये जो एरिया अगर मैंने इसको ASB बोला और इस एरिया को अगर मैंने ANB बोला, तो IS कोड के हिसाब से 0.87 टाइम्स ऑफ ASB के होता है। तो ANB इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ASB, तो 0.7 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर इसका डायमीटर यहां से कितना है, इसका डायमीटर अगर D है, ठीक है। तो प्लेन वाले का डायमीटर कितना है, अगर प्लेन वाले का डायमीटर ASB है, एरिया ऑफ सिंक ASB है, तो π/4 डी स्क्वायर होगा। और इसका नेट वाले का कितना हो जाएगा कटने के बाद, चूड़ी कटने के बाद, तो वो 0.78 टाइम्स ऑफ ASB हो जाएगा। वो बोलता है IS 1367। यहां तक लिखिए। तो हम जो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने बोल्ट देखे होंगे तो बहुत आसानी समझ जाओगे, और नहीं भी देखे होंगे तो इसको देखिए। ठीक है, ये आपका एक बोल्ट है और फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है। देखो इसकी चूड़ी दिख रही है, ये ऐसे गैप 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 गैप। आप तो जाने दुकान पे किसी उसके हार्डवेयर की दुकान पे कहना नट बोल्ट दे दो, तो वो दे देगा आपको। ठीक है, कि नंबर कुछ भी बोल देना, 10 का दे दो, 20 का दे दो, तो अपने आप प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ये आपका जो इसका डायमीटर है वो कहलाएगा D। ये ऊपर वाला जो है ये कहलाएगा हेड, जिसपे थ्रेड बनी वो कहलाएगा शैंक। तो ये फुल्ली थ्रेडेड है। क्या है ये? फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है। कौन सा थ्रेड है? और हेक्सागोनल इसका ये रहता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागोनल हेड है इसका, है ना। देखने में समझ में आएगा, ऐसे देखो तो समझ में आएगा, है ना। हेक्सागोनल शेप में रहता है। ये इसका डायमीटर। तो अगर मैंने बात करी, ये तो फुल्ली थ्रेडेड था। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूं फुल्ली थ्रेडेड नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने बोला ये मेरा है पार्शली थ्रेडेड, जिसके मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। आप इसको यहां लगा के देख लो। आपका ये हो गया हेक्सागोनल, इसका शैंक सॉरी हेड, इसको बोलते हैं हेड जिस पे पाना लगाते हैं। तो ये हो गया हेड, ये आपका हो गया शैंक, और ये प्लेन है, इस पे थ्रेड नहीं दिख रही होगी, ध्यान से देखिए। इस पे थ्रेड दिख रही है क्या? इतने पोर्शन पे नहीं, लेकिन इसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ क्या बनी हुई है? थ्रेड बनी हुई। तो ये थ्रेड, अगर इसका एरिया बोलूँ चिकने वाले का प्लेन का, तो π/4 डी स्क्वायर। डी क्या होगा इसका? ये जो डायमीटर ओवरऑल। और लेकिन इस ये ऐसे ऐसे में जो चूड़ियां बनी हैं उस पर देखें तो आप कुछ ना कुछ इसके मेन एरिया से कुछ एरिया इसका कम हुआ होगा। तो कितना कम हुआ है आप देख लीजिए। तो 22% कम कर दिया इसने, 0.78। मतलब अगर इस प्लेन वाले के एरिया की बात करूंगा तो वो होगा π/4 डी स्क्वायर, और ये थ्रेड वाले एरिया की बात करूंगा तो उसका होगा 0.78 π/4 डी स्क्वायर। तो ये कहलाता है आपका बोल्ट। ये है पार्शली थ्रेडेड, ये है पार्शली थ्रेडेड। एक और दिखाया, ये है फुल्ली थ्रेडेड, ये है फुल्ली थ्रेडेड। और देखना है, ये कहलाता है नट, हेक्सागोनल रहेगा। इसके अंदर भी चूड़ियां होंगी, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके अंदर भी थ्रेड होगी। और ये थ्रेड और ये आपस में कुछ इस तरीके से कस देंगे, ऐसे करके कस देंगे। ये आपने इसको क्या कर दिया? कस दिया। तो ये मेरा जिस चीज में कसा वो मेरा कहलाएगा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? वो कहलाएगा मेरा बोल्टेड कनेक्शन। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कोई प्लेट है, इस पे मेरा एक होल हुआ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ये प्लेट पे मैंने होल करेंगे। होल कितना? इससे ज्यादा। ठीक है, अगर थिकनेस इसके, ये कहाँ यूज होगा? जहां पे इसकी थिकनेस के बराबर होगा तब। जहां थिकनेस कम होगी तो वहां फुल्ली थ्रेडेड होगा। तो अगर मैंने बोला कि ये एक मेरी प्लेट है जिसपे ये होल है, और मुझे क्या करना है? मुझे बोल्ट कसना है। मुझे क्या करना है? मुझे बोल्ट कसना है। तो मैं फुल्ली थ्रेडेड, एक जिसकी थ्रेड पूरी बनी हुई है, वो मेरा फुल्ली थ्रेडेड मैंने एक बोल्ट लिया।
इस प्लेट के साथ मैंने होल बड़ा कर दिया। अगर इसका होल कम होता तो थ्रेड खराब हो जाती, इसलिए मैं होल इसका इतना बड़ा करूंगा कि आराम से चले जाए। और यहां से मैं इस पे क्या चढ़ा दूंगा, यहां से मैं इस पे नट चढ़ा दूंगा। और कितना टाइट करूंगा, जब तक फुल्ली टाइट नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। एक मैंने क्या कर दिया है, कनेक्शन कर दिया। ये एक प्लेट से समझाने के लिए एक और प्लेट लगा दूंगा। तो ये मेरा नट, ये मेरा बोल्ट, और ये आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं कौन सा है, बोल्टेड कनेक्शन है। ये एक ही पार्ट को जोड़ने के लिए समझ में आया। अगर मेरे को इसमें एक और पार्ट जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कनेक्शन होगा। नॉर्मल एक प्लेट में ऐसे नट लगा के कनेक्शन नहीं कहलाएगा। कनेक्शन तो एक से ज्यादा मेंबर को जोड़ने के लिए होगा। तो मान लीजिए ये दूसरा मेंबर है, मान लीजिए ये दूसरा मेंबर है, इसको इस मेंबर के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो उस केस पे इसका होल बढ़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मुझे कनेक्ट करना है, और विद द हेल्प ऑफ क्या करना है, ये दो मेरे प्लेट्स हैं, इनको मुझे कनेक्ट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ मेरे को क्या करना है, बोल्ट करना है। और ये बोल्ट मैंने कौन सा लिया, फुल्ली थ्रेडेड। तो जब मैंने फुल्ली थ्रेडेड ले लिया, मैंने ऐसे दोनों सेक्शन को रखा, होल मैंने कर चुका था। होल करने के बाद मैंने कुछ नहीं करना है, इस बोल्ट पे नट कस देना है ऐसे करके, है ना। नट भी कहाँ से करना है, मशीनरी आती है, मशीनरी से कस सकते हो, नहीं तो पाना आता है नट बोल्ट का, उससे कस सकते हो। आपस में आपने इनको ऐसे करके टाइट कर दिया, तो ये आपके दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। इसी को बोलेंगे हम कौन सा कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है, नट और बोल्ट का। समझ में आ गई। छोटा वाला ये हिस्सा कहलाएगा आपका नट, ये कहलाएगा बोल्ट, इस पे शेंक, ये कहलाएगा इसका हेड, ये कहलाएगा शेंक। शेंक में अगर पूरी जगह चूड़ी बनी है, ध्यान से देखिए, इस पे चूड़ी दिखेगी, गैप दिखेंगे, छोटे छोटे, घर पे खरीद के ले आइएगा एक बाजार से बोल्ट, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको कस दिया तो ये हो गया कनेक्शन। तो आगे समझ में, ये कनेक्शन की बात थी। तो फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट समझ में आ गया, ठीक है, और पार्शियली थ्रेडेड बोल्ट समझ में आ गया। इस बोल्ट की ही बात कर रहे हैं कि अगर प्लेन है तो π/4 d स्क्वायर, और अगर थ्रेड है तो इस थ्रेड का एरिया हो जाएगा 0.78 π/4 d स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में आ गया बोल्ट। तो ये जरूरी था बोल्ट का पार्ट यहां तक। देखिए, जब आप बात करेंगे अनफिनिश बोल्ट की नॉमिनल वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब Fy यील्ड स्ट्रेंथ, और B फॉर बोल्ट, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो Fu और B फॉर बोल्ट। अगर देखना है तो आपको टेबल नंबर 1 पेज नंबर 13 पे मिल जाएगी। तो पेज नंबर 13 खोल के आप देखेंगे और आप अपने बोल्ट से ही काम करेंगे, तो आपको जो ग्रेड है, जो आपकी IS 1367 पार्ट 3 पे जब जाके देखेंगे, तो IS 1367 पार्ट 3 पे आपका 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, ठीक है, 5.8, 6.8 और 8.8 पे करस्पॉन्डिंग आपको 3.6 के लिए वैल्यू मिल जाएगी 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4.6 के लिए 400, 4.8 के लिए 420। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ 8 आएगा वहाँ 20 लिखना है, जहाँ 8 आएगा वहाँ 20 लिखना है, वहाँ इससे काम नहीं चलेगा। तो जहाँ भी 8 आएगा, मतलब 4.8 है ना, तो ये 400 की जगह 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर करना, ये चेंज याद रखना, ठीक है। वैसे यहाँ आया तो 520 हो गया, इतना याद रखना, ठीक। तो यहाँ वैल्यू देखने पे आपका, मतलब वैसे याद करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, आप तो यहाँ से सीधे वैल्यू देख सकते हैं। 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 8.8 ऐसे करके, फिर और भी है 9.8 और फलाना फलाना। तो मैं बोला 3.6 के लिए कितना 330 दिया हुआ है, वहाँ पे उसने अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस नहीं दी, ध्यान से रखना। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे किस पे, जैसे ही आप जाएंगे अबॉर्डमेंट नंबर 2 पे, मतलब फरवरी 2024 में, तो इसकी वैल्यू उसने दे दी है कितनी, इसकी तो नहीं दी, इसके बाद 4.6 के लिए दे दी 240, वही 0.6 इंटू 400, ठीक है। 4.8 के लिए दे दी 0.8 इंटू 400 मतलब 320, 5.6 के लिए दे दी है 500, हो गया 0.6 इंटू 500 तो 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 5.8 के लिए जहाँ 8 आ गया वहाँ 20 हो गया, तो 0.8 इंटू 500 माने 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 6.8 के लिए दीजिए 6 इंटू 100 इतना। तो ये आपकी वैल्यूज इन जनरल यहाँ से आएंगी, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, पेज नंबर 13 पे जब आप देखेंगे जहाँ लिखा होगा IS 1367, क्योंकि ये कंफर्मिंग कर रहा है 1367 से, इसलिए
तो यहां तक लिख लीजिए इसको एक बार। तो ये आपका हो जाएगा बोल्ट, कौन सा, अनफिनिश बोल्ट। तो पहला तो हमारा था अनफिनिश बोल्ट, उससे तो हमें समझ में आ गया कि वो नॉर्मली स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके में मेरी बात पे ये समझ में आता है मुझे, अल्टीमेटली क्या समझ में आता है मुझे, मुझे ये समझ में आता है कि दूसरा बोल्ट, अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ों के लिए नॉर्मल बोल्ट लग गया, अनफिनिश बोल्ट लग गया, लेकिन कुछ हाई एफिशिएंसी की चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मशीनरी ज़रूरत पड़ेंगी, तो उस केस पे मेरा बोल्ट का लेवल बढ़ जाएगा। तो मेरा अगला बोल्ट हो जाएगा फिनिश्ड, वो अनफिनिश्ड था, फिनिश्ड और टर्न बोल्ट। ये भी बनता है माइल्ड स्टील रॉड से, लेकिन माइल्ड स्टील रॉड का जो शेप होता है वो रहता है हेक्सागोनल, वो रहता है हेक्सागोनल, वो रहता है हेक्सागोनल, पहली चीज, ठीक है। और उसको फिर क्लियर करके, टर्न आउट करके उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिनिश्ड और टर्निंग बोल्ट, ठीक है। सेकेंड, इस पे जो हमने जैसे नॉर्मल वाले के लिए डायमीटर बढ़ा दिया, अगर मेरा 12 से 14 mm का बोल्ट का डायमीटर था तो मैं 1 mm ज्यादा होल का डायमीटर करता था। अगर मेरा 16 से 24 था तो मैं इसको बढ़ा के कितना करता था, डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस 2 mm, और अगर 24 mm से ज़्यादा का डायमीटर था तो डायमीटर प्लस 3 mm। लेकिन इस केस पे मेरा इफिशियंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी, तो ये 0.15 से लेके 0.5 mm तक का, 0.15 mm से लेके 0.5 mm तक का ही हम होल का डाया बढ़ाते हैं। इसलिए इसको बोल्ट को अलाइन पहले करना पड़ेगा, अलग तरीके से बोल्टिंग करने की मेथड रहेगी। ये जो बोल्ट है जनरली जब आपका टाइट कनेक्शन रहेगा तो इसको जनरली यूज करते हैं मशीन के ऐसे पार्ट्स में जिस पर डायनेमिक लोड आने की चांसेस होती है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, प्रिसीजन और सेमी प्रिसीजन, या ग्रेड ए बोल्ट और दूसरे को ग्रेड बी बोल्ट। IS 1364 2000 से ये आपका, इसके बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, टाइप्स ऑफ बोल्ट तक सिलेबस में। तो यही हमने इसको एक एक करके लिखा। पहले लिखा दिस बोल्ट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील बट दे आर फॉर्म from hexagonal rod which are finished by the turning to circular shape. Second, tolerance available for the filling as quite small, 0.15 to 0.5 mm. तीसरा, it need special method to align bolts hole before bolting, ठीक है, and connection is more tight, it result to much better bearing contact between the bolts and hole, ठीक है। This bolt are used for special job like connecting machine parts subjected to the dynamic load, ठीक है। फिनिश और टर्न बोल्ट आर टू टाइप्स, पहला प्रिसीजन और ग्रेड ए बोल्ट, और दूसरा सेमी प्रिसीजन और ग्रेड बी बोल्ट। यहां तक लिखिए। अगर हम बात करते हैं अगले की और मोस्ट इंपॉर्टेंट की, बाकी ये इन जनरल आपको पढ़ाई में नहीं आएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में काम के लिए बात करें तो हमारा था हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, HSFG बोल्ट। उसमें क्या आ जाएगा, मेड फ्रॉम बार्स ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील से बना होगा। नॉर्मली क्लास 8.8 एंड 10.9 आर कॉमनली यूज, 8.8 और 10.9 जनरली यूज करते हैं। लेस डक्टाइल देन द ब्लैक बोल्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मीडियम कार्बन यूज कर रहे हो तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ब्लैक बोल्ट, ठीक है। मटेरियल ऑफ द बोल्ट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, इन स्टीड ऑफ यील्ड स्ट्रेस प्रूफ लोड इज यूज। तो जो एक्चुअल लोड आता है उसका 0.7 टाइम्स तक आप क्या कर लेते हैं, टेंसाइल लोड को यूज करते हैं और उसी पे डिजाइन करते हैं, तो प्रूफ लोड में आप करते हैं, ठीक है। M16, M20, M24, M30 आर जनरली यूज्ड, ठीक है। डेजिनेटेड लाइक 8.8 एज 10.9 एज डिनोट द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, है ना। अभी तक 5.6, 4.6 ऐसा चल रहा था, ये ऐसा हो गया। परसेंटेज इलॉन्गेशन ऑफ दिस बोल्ट आर फेलियर इन अप्रॉक्स 12%, जो इसका परसेंटेज है फेलियर का वो 12% है, ठीक। स्पेशल टेक्निक्स आर यूज फॉर द टाइटनिंग द नट्स एंड इंड्यूस स्पेसिफाई इनिशियल टेंशन इन द बोल्ट विच कॉज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन फ्लाइंग फोर्सेस, है ना। जो फोर्सेस स्पेशल टेक्निक्स यूज होती है उसके लिए। आगे, दिस बोल्ट विथ इंड्यूस इनिशियल टेंशन आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, ठीक है, बोल्ट। ड्यू टू द फ्रिक्शन द slip in the joint is eliminated, hence connection in this case is called non slip connection, है ना। क्योंकि आपका क्या हो जा रहा है, बेसिकली आपका जो इनिशियल टेंशन आ रहा है वो पर्टिकुलर उसके लिए ग्रिप बनाई जाती है, ग्रिप बनाने के कारण ये स्लिप नहीं होता, इसलिए नॉन स्लिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप है, और इसके आगे का भी है, पहले यहां तक लिखिए फिर आगे बात करते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो जो इनिशियल टेंशन बोल्ट में आएगी उसको हम बोलेंगे प्रूफ लोड,
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लिप फैक्टर, ठीक है। HSFC जो आपका हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट है वो रिजिड कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, इसलिए स्लिप नहीं आना उसमें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि स्लिप आए, क्योंकि अच्छे से ग्रिप देखे वो करता है रिजिड कनेक्शन। एज अ फोर्स ट्रांसफर टू द फ्रिक्शन ओनली, बोल्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू शेयरिंग और बेयरिंग, शेयरिंग बेयरिंग के लिए डिजाइन नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ बोल्ट आर यूज, हैंस मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट इज रिड्यूस, ठीक है। क्या कह रहे हैं यह, क्योंकि स्ट्रेंथ है बोल्ट की ज्यादा तो कम नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे, इसलिए वहां पे आपके मटेरियल जॉइंट में रिड्यूसिंग उसके नंबर ऑफ बोल्ट के वो कम रहेंगे और लैपिंग और ये सब भी कम लगेगा। सिंस अंडर वर्किंग लोड बियरिंग डज नॉट कैम इनटू द प्ले, द साइज ऑफ होल्स कैन बी लार्जर फॉर द केस ऑफ इरेक्शन एंड टेक केस ऑफ लेक ऑफ फिट, ठीक है। इसमें होल का साइज बड़ा रहेगा इस केस पे। सिंस द लोड कॉजिंग फटीग विल विथ इन प्रूफ लोड, the nuts are prevented from loosening and hence fatigue strength of the joint will be greater and better the welded and riveted joint। क्या बोल दिया आपने कि इस केस पे आपका जो प्रूफ लोड पे डिजाइन कर रहा है और आपका नट ही उसको क्या कर रहा है, लूजनिंग नहीं कर रहा, उसको टाइट कर रख रहा है, तो बार बार के जो फटिक, बार बार रिपीटेशन ऑफ लोडिंग के कारण जो फटिक आना वो सबसे बच जाता है आपका, इसलिए आपका बेटर है वेल्डेड और रिवेटेड उससे, ठीक है। Since the load are transferred by the friction, this is not stress concentration in the hole, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए आपका होल बढ़ना और ये सब होने की चांसेस कम है। तो इतने टाइप के आपके बोल्ट होते हैं, ठीक है। कनेक्शन में आपको पढ़ना है बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। हमने बोल्ट कनेक्शन चालू किया, बोल्ट के बारे में समझा, कितने टाइप के बोल्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।